इंडस्ट्री की ओर रास्ता जाता है एनएसडी से। रीवा के एक सिविल इंजीनियर ने एनएसडी की परीक्षा दी और पास हो गया और अब वह घर बनाने की जगह फिल्में बनाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और मैं हूं आपके साथ अजिता। आज हम बात करने जा रहे हैं एनएसडी में सेलेक्ट हुए शांतनु से। काफी अरसे के बाद रीवा से किसी छात्र का सिलेक्शन यहां पर हुआ है। उठो जागो और चलो। जी हाँ, उठो जागो और चलो विवेकानंद का सबसे बड़ा सूत्र, सबसे बड़ा वाक्य। ये काम किया हमारे रीवा के एक लड़के ने जो मेरे साथ इस समय मौजूद है। उठो जागो और चल दिए कहाँ? एनएसडी की ओर। एनएसडी देश की एक ऐसी संस्था जहाँ से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ एक कदम लोग बढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शांतनु से। सबसे पहले तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में हमको बताइए। नमस्कार, मैं सबको नमस्कार कह रहा हूँ आपके माध्यम से। मेरा नाम शांतनु शुक्ला है। मैंने इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च से एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किया। नागपुर में मैं जब जॉब कर रहा था तो वहाँ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक नई टेक्नोलॉजी है सिविल इंजीनियरिंग की, तो उस पर मैंने बहुत काम किया, 1 साल लगभग काम किया। पर क्योंकि अपने बचपन पे वापस जाते हैं कि 4वीं या 5वीं कक्षा से मैं तबला बजा रहा हूँ, तो तबला और म्यूज़िक के प्रति मेरा बहुत रुझान रहा है। तो वहाँ से तबला बजाते बजाते जैसे बड़ा होता गया तो धीरे धीरे बाल भारती स्कूल का मैं पढ़ा। तो बजाते बजाते लगभग मैंने बहुत सारे जो यहाँ के नामी लोग हैं उनके साथ मैं बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा। पहले तो ये जो डिग्रियों की बात हुई, हालांकि बहुत सारी ऐसी डिग्रियां जो रीवा के लोगों ने कम ही सुनी होंगी। तो बीई करने के बाद और वो भी कंस्ट्रक्शन, माने तोड़ फोड़, बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग तोड़ना, तो ये नाटक ये क्या? ये कहाँ से? जब मैं यहाँ पे मतलब इंदौर में मैं पढ़ रहा था, पर नाटक का जो एक बीच जिसको कहेंगे, मैं कहाँ से शुरू हुआ, तो जब मैं 11th-12th में यहाँ पे था तो युवा महोत्सव हो रहा था TRS कॉलेज में। तो वो एक भैया थे, तो वो ले गए मुझे कि तुम तबला बजा देना, हम हारमोनियम बजा देंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, आप जैसा आप कहेंगे। तो मैं वहाँ गया तो मैंने वो कोणार्क एक नाटक हो रहा था वो देखा पहली बार, उसमें मैं म्यूज़िक कर रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि और एक क्या होता है कि जो म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं जो बैक में रहते हैं, पीछे बैठते हैं, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ वो या तो ये बोलेंगे कि नमस्ते करेंगे या धाधा तिरकट धाधा तूना धाधा तिरकट, बस ये बोल सकते हैं। माइक में कुछ भी बोलने का अवसर नहीं मिलता। मुझे चाहिए था कि मुझे कुछ ऐसा अवसर मिले कि मैं स्टेज में खड़ा हूँ, मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ अभिनय करूँ, कुछ करूँ ऐसा। और वो बीच वहाँ से जो TRS कॉलेज में मैंने वो पहला नाटक देखा, तो वहाँ से मेरे अंदर गया कि नहीं, मुझे भी ये करना है। आपने कहा आपको बोलने का मौका नहीं मिलता। जी। तो मैं आज आपको मौका भी दूंगा। पहले तो कुछ सुनाई दीजिए आप। मैं किस बारे में? जो आपकी इच्छा। मैं वैसे तो कविता पाठ करता हूँ, अपनी खुद की भी कविता लिखता हूँ। अभी मेरे क्योंकि जहन में कुछ आ नहीं रहा है, तो मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की जो एक रश्मि रथी से जो कविता है, तृतीय सर्ग है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधुआ विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। रामधारी सिंह दिनकर को ये याद कर रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर को सुनकर ये नाट्य विधा में चले गए, एनएसडी की ओर चले गए। रामधारी दिनकर के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उन्होंने एक लाइन कही थी, सिंहासन खाली करो जनता आती। जी हाँ, 1975 में इमरजेंसी के बाद जयप्रकाश नारायण ने रामधारी दिनकर सिंह की इन्हीं पंक्तियों को याद करते हुए केंद्र की सत्ता को पलट दिया था। हालांकि वो राजनीति की बात हो गई। हाँ, अपनी बात, हम नाटक की बात कर रहे थे। हाँ, आप स्टार्ट करिए। तो मैं वहाँ से जो बीज है वहाँ पे गया, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था इंदौर से, तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, माहौल कुछ भी नहीं था, पढ़ाई का जो माहौल है, और पिताजी का एक डर भी रहता है घर में, तो ये सब कुछ नहीं कर पाया, ना मैं बता पाया उनको कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। खैर, इंजीनियरिंग हुई, उसके बाद मेरा चयन हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च। एक ही संस्था है भारत की जो सबसे नामी है, 35-40 सालों से वो चल रही है। और एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में सभी को जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोग हैं, जिनको कंस्ट्रक्शन में मैनेजमेंट करना है और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, वो ज़रूर एक बार निकमार सर्च करें गूगल पे, आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें। और एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट फिर मैंने वहाँ से पढ़ा।
वहाँ से पढ़ते हुए फिर मेरा चयन हो गया नागपुर की एक संस्था है, नागपुर की एक कंपनी है वहाँ पे। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक नया कंसेप्ट आया है जो कि अभी भारत में, रीवा में तो है ही, पर भारत में भी इसका जो जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग वो एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम ड्राइंग जो बनती है 2D कहलाती है, उसको हम 3D मतलब थ्री डायमेंशन में, 4D मतलब कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, और 5D मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसको बना सकते हैं, ताकि आप किसी भी जगह पे जाके अपना कर्सर रखें, कंप्यूटर में अगर कर्सर रखें, वहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की मिल जाती है, कोई भी स्ट्रक्चर, किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर की बात में जी नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ तक पढ़ा है कि उसके बाद मैं इस विधा में, जैसा कि आपने कहा कि मैं कैसे आ रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन से सिविल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग करते हुए ये सब कहाँ से ही उत्पन्न हो रहा है मेरे अंदर। तो मेरे अंदर, मैं पुणे में जब मैं MBA कर रहा था तो भी मैं मुंबई जाता था ऑडिशन देने। मुझे सिर्फ यही एक फितूर था, मुझे लगता था कि ऑडिशन देते हैं तो शायद हो जाता है, ऑडिशन देते बिना सीखे ऑडिशन देते हो जाता है। और भगवान की ऐसी दया थी कि एक कुल्फी कुमार बाजे वाला एक सीरियल है, उसमें मुझे एक छोटा सा किरदार मिल भी गया स्टार प्लस में। मैंने वो किया, 20 दिन का वो काम था, मैंने वो किया। पर मुझे वहाँ पे लगा कि जब तक आपको क्राफ्ट नहीं आता, जब तक आपको डायलॉग डिलीवरी नहीं आती, जब तक आपको परफेक्ट इमोशन नहीं आता है, तब तक आप इसमें काम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने फिर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे की FTII पुणे, वहाँ पे फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स का जो फॉर्म है वो भरा, और भगवान की दया से वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने फिल्म और टेलीविज़न से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पोस्ट प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन हो, उसके बाद प्री प्रोडक्शन हो, फिल्म बनती कैसे हैं स्क्रिप्ट से लेके एंड जो आपको टॉकीज़ में दिखती है वो कहाँ तक की पूरी प्रोसेस, उसके बीच में कितने लोग लगे हैं, साउंड डिज़ाइन कैसे हो रहा है, फॉली आर्टिस्ट कैसे हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें मैंने वो 1 महीने में। और वर्ल्ड सिनेमा जो कि हम सिर्फ स्टिक हैं सिर्फ यहाँ तक कि बॉलीवुड की सिनेमा देखने में, और बाहर की सिनेमा हम नहीं देख रहे हैं जिस पर हम अनभिज्ञ हैं जिसपे। तो उन सिनेमा को देखना, उनसे प्रेरणा लेना कि अरे ऐसा भी सिनेमा हो सकता है, ऐसे भी बातों को कहा जा सकता है। तो वो सब देख के मेरे अंदर एक प्रेरणा जगी कि नहीं, मैं अभिनय करूँगा तो पहले सीखूँगा। इसलिए मैं फिर दिल्ली अभिनय करूँगा तो सीखूँगा। आपको क्या लगता है, आपने अभिनय करूँगा तो सीखूँगा, अगर अभिनय की बात कीजिए तो क्या लगता है आपको इंडस्ट्री में इस समय क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि अभी जो सिनेरियो है वो बदल रहा है। चीज़ें जब लोग हैं जो देखने जाते हैं, पहले वो ऐसा था कि धर्रा चलता है, किसी तरह की अगर एक्टिंग होगी तो ही पसंद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पर रियलिज़म अब आजकल आ रहा है, लोग आसपास के लोगों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जो एक्टर सच में एक्टिंग कर रहे हैं, जो सच में इमोशन को बाहर लेके आ रहे हैं, उनकी ज़्यादा तवज्जो है, बजाय कि एक तरीके से बस नाच गाना नहीं होना चाहिए। नाच गाने की अगर आपने बात की तो एक बड़ा उदाहरण मेरे पास है, मिथुन चक्रवर्ती। जी। कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, तो क्या आप भी उसी फील्ड में आगे चल के ऐसे ही खो तो नहीं जाएंगे? नहीं, मिथुन चक्रवर्ती जी की मैं बात करूं तो वो भी FTII पुणे से ही जी, इसीलिए मैंने नाम। और वो मृणाल सेन की जो मूवी है वहाँ से उन्होंने शुरू किया है, और आज वो, पर मिथुन चक्रवर्ती की आज हम अगर बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कुछ मुकाम बनाया है जीवन में, ताकि कोई एक छोटा सा बच्चा जो यहाँ से कलाकार है, उससे इतना बड़ा पत्रकार अगर मिथुन चक्रवर्ती का एग्जाम्पल लेके बात कर रहा है तो उन्होंने कुछ मुकाम बनाया होगा। क्या है कि जीवन हर समय एक जैसा नहीं होगा, कभी वो मुकाम पे रहे होंगे, कभी आप उनको दूसरे एग्जाम्पल की ट्रीट करते हैं। मैं तो उनको यही कहूँगा कि अगर मिथुन चक्रवर्ती का नाम आप मुझे एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो मैं शायद उनकी तरह भी बन जाऊँ तो बहुत बढ़िया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हालांकि रीवा के लिए गौरव की बात यही है कि एक ऐसा लड़का जिसने B किया था कभी, और वो भी सिविल से, कभी नहीं सोचा था कि इस फील्ड में जाऊँगा। सोचा तो बहुत था, लेकिन उनके परिवार वालों ने, ख़ास तौर से उनके पिताजी ने जो पेशे से शिक्षक है, कभी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा भी नाटक की ओर जाएगा। उन्होंने उसको MBA कराया, B की उससे उच्च शिक्षा दिलवाई। लेकिन ये एक सौभाग्य की बात है कि एक रीवा का बालक आज एक ऐसी संस्था में उसका एडमिशन हुआ जहां पर लोग एडमिशन लेने के लिए सपने देखते हैं। जी हाँ, सपने ही देखते हैं उस संस्था में एडमिशन के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने जो हमें वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।